हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ज्योग्राफी का यहाँ पर पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें जो 2016 का है यूपी का। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन पहले से ही पहले कर रखे थे पहले वीडियो में। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो उस वीडियो पर आप जाएं, विजिट करें और उस वीडियो को देख लें, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन से आगे हम बढ़ते हैं। अभी 20 क्वेश्चन से अगला हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ तक हो गया था ये पूरा हमने 20 क्वेश्चन यहाँ तक हमने इसको कर दिया था। मतलब बोले तो यहाँ तक जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया था। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है आर्थिक समृद्धि के स्तरों का रोस्टोव का तीसरा स्तर। तो आर्थिक विकास के कौन सा देश तो किस आर्थिक विकास में है? कोई भी देश अपने जो है विकास की दौर से कितने अवस्थाओं से गुजरता है, और इसके लिए रोस्टोव ने एक मॉडल दिया था, जिसमें इसने 5 प्रकार के स्तर बताए थे। 5 प्रकार के चरणों से गुजरना पड़ता है किसी भी देश को। पहला तो इसमें दिया नहीं है। पहला वाला जो स्तर था वो प्रारंभिक स्तर है। प्रारंभिक पहला वाला जो है वो प्रारंभिक स्तर है, और जिसको अपरिपक्वता का स्तर भी कहते हैं। अपरिपक्वता ये वाला स्तर भी इसको कह सकते हैं। तो अपरिपक्वता का जो स्तर है वो पहला वाला हो गया आपका। और दूसरा वाला हो गया दोस्तों यहाँ पर ये जो है, ये दूसरा वाला हो गया टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्तें। तीसरा वाला हो गया टेक ऑफ, और चौथा वाला हो गया परिपक्वता की ओर ड्राइव, और पांचवा हो गया उच्च और बड़े पैमाने पर उपभोग की उम्र। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो तीसरा स्तर यहाँ पर पूछा गया है, तो टेक ऑफ है। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा, टेक ऑफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है 22 नंबर। यहाँ पर कहा गया है, ज्ञान पिरामिड और पदानुक्रम में कौन सा तत्व सापेक्ष तो आधार और सर्वोच्च है? तो ज्ञान पिरामिड का जो पदानुक्रम होता है उसमें कौन सा तत्व जो है वो पहले आता है और कौन सा तत्व आखिरी में आता है? तो डाटा सबसे पहले आता है, और बाद में जो डाटा है उससे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये विभिन्न चरणों से होकर के चलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समृद्धि केंद्रित रणनीतियां किस घटक के कारण असफल होती हैं? तो समृद्धि केंद्रित रणनीतियां जो है, पहला उचित रूप से कार्यान्वयन न होना, हड़बड़ी में रोक दिया जाना और जल्दबाजी में खारिज कर देना, अनुभवजन्य मूल्यांकन न होना। तो ये सभी चीज़ें जो है ये असफलता का कारण होती है। जो आर्थिक विकास की जो रणनीतियां हैं उसे बनाने में उचित रूप से अगर कार्य नहीं हो रहा है, या फिर हड़बड़ी में कार्य हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है, या अनुभव नहीं है, तो इन सभी के कारण होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वैश्विक शहर क्या है? वैश्विक शहर क्या है? बड़ी मात्रा में बहुराष्ट्रीय श्रम शक्ति वाले शहर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन चारों में से आप इसको ऑप्शन को पढ़ लें। मैं आपको बता दूं, वैश्विक शहर क्या होते हैं? ऐसे शहर होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बड़ी मात्रा में नियंत्रित करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बड़ी मात्रा में नियंत्रित करते हैं, मतलब जहाँ से जो है विस्तृत पैमाने पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जिन शहरों से, और ये वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन भी होते हैं। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बहुत स्तर के वहाँ पर मिलते हैं हवाई पतन, और व्यापार संपादित होता है, तो उसी को हम वैश्विक शहर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही बैठ रहा है। ऐसे शहर जो विश्व व्यवसाय और वित्त की गैर अनुपातिक राशि को नियंत्रित करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन है, और इसे पढ़ते हैं। सतलज नदी भारत में तिब्बत से कहाँ से प्रवेश करती है? तो यहाँ पर जो है ये आपका सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये तिब्बत से प्रवेश करती है।
सतलज नदी का जो आपका उद्गम स्थल है उसे आप याद करना, वो आपका है मानसरोवर के नज़दीक जो है राक्षस ताल या राक्षस ताल भी लिखा रहता है, तो यहाँ से निकलती है सतलज नदी। और ये जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये किसकी पुस्तक है? यहाँ पर पूछा गया है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। इसका है रिचर्ड हॉडसन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रीय भूगोल में इन्होंने काम किया है रिचर्ड हॉडसन ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न है K=3 किससे संबंध है? तो ये आपका किससे संबंध है? बाजार सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, परिवहन सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत पढ़ा होगा दोस्तों। क्रिस्टोलर ये क्रिस्टोलर का आपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें उसने 3 प्रकार की थ्योरीज यहाँ पर दिए हैं, बाजार सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और परिवहन सिद्धांत। जिसमें उन्होंने बाजार सिद्धांत को K=3 रिप्रेजेंट किया है, परिवहन सिद्धांत को K=4 से रिप्रेजेंट किया है और प्रशासनिक सिद्धांत को K=7 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर K=3 किससे संबंध है? बाजार सिद्धांत से सही है आपका। और क्रिस्टोलर ने किस मॉडल को अपनाया है? तो किस प्रकार का जो मॉडल है वो अपनाया है। इनका मॉडल किस तरीके का? तो इनका मॉडल षटकोणीय है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो केंद्रीय क्षेत्र होगा बीच में, जो बीच वाला जो केंद्रीय क्षेत्र होता है, ये अगले इकाई के जो बीच वाला केंद्रीय क्षेत्र होता है दोस्तों, वो अगले इकाई के 1/3 भाग को, अगले छः भागों के 1/3 भाग को क्या करेगा? सेवाएं प्रदान करेगा। इसका मतलब ये होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है वान थुनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की कल्पना नहीं है। तो वान थुनेन ने कृषि सिद्धांत दिया है 1826 में। इतना आप लोग जानते होंगे, 1826 में वान थुनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत आया था। और इसमें उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कुछ मान्यताएं रख दी इस सिद्धांत के लिए। तो वो मान्यताएं क्या थी? तो पहला है कृषक का आर्थिक व्यक्ति के रूप में होना। कृषक एक आर्थिक व्यक्ति होगा। कृषि क्षेत्र समरूप होना चाहिए, इस सिद्धांत के लिए जरूरी है। शहर एकल बाजार होना चाहिए, ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इस जो आपका वान थुनेन का जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत है, इसमें इसने आपके 6 सकेंद्रीय वृत्त बताए थे। पहला तो मुख्य शहर हो गया आपका, ये आपका मुख्य शहर हो गया, इसके अंदर एक वृत्त हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, पांचवा, और इस तरीके से गोल 6 वृत्त यहाँ पर सेकेंद्रीय वलयों का इसने निर्माण किया था। पहली वाली जो पेटी है बीच वाली, तो इस पेटी में इन्होंने दुग्ध का उत्पादन बोला था। दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर बागवानी है, दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, ये क्षेत्र यहाँ पर इसलिए जाना जाता है। दूसरा क्षेत्र इन्होंने यहाँ पर लकड़ी वाला क्षेत्र बोला है, यहाँ से लोग लकड़ी का उत्पादन करते हैं, लकड़ी संग्रह करते हैं। इस दूसरे वाले पेटी से, तीसरे वाले पेटी से इन्होंने बिना प्रति की फसल उत्पादन पेटी कहा है, ऐसी पेटी जो प्रति नहीं है लेकिन फसल उत्पादन होता है। चौथी पेटी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कहा है दोस्तों प्रति रहित नहीं, चौथी जो पेटी है इन्होंने कहा जो यहाँ पर फसल का उत्पादन होगा लेकिन भूमि को प्रति भी छोड़ दिया जाएगा। पांचवी में इन्होंने 3 खेत प्रणाली की अपनी भूमि की पद्धति अपनाया है। और लास्ट में जो है इसमें इन्होंने रखा है चरागाह को। लास्ट वाली क्या है? चरागाह है, चरागाह। अब पहली वाली क्या थी? बागवानी और दुग्ध उत्पादन था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अर्बेनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम इन इंडिया। अर्बेनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम इन इंडिया की किसकी पुस्तक है? आर रामचंद्रन की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक द्वीप अथवा महाद्वीप के किनारे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी चट्टान को क्या कहा जाता है? तो कोई भी द्वीप हो, कोई भी महाद्वीप हो, उससे जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी चट्टान है अवरोधी चट्टान कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया है
कि सेंसर को स्थानिक संकल्प में वृद्धिमान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके सैटेलाइट्स हैं और इनका रिजोल्यूशन पूछा गया है। इनका क्या पूछा गया है दोस्तों? रिजोल्यूशन पूछा गया है। रिजोल्यूशन पूछा गया कितना कितना है, और उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो अगर मैं बात करूं तो LIS 4 का जो है 4 का कितना है 8.5 है रिजोल्यूशन मीटर, 8.5 मीटर है। LISS 3 का कितना है? LISS 3 का है 23 मीटर है। TM का कितना है? TM का 30 मीटर है। और आपका इसका जो है AWIFS का 56 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ये सही हो गया आपका। तो पहला वाला आपको दिख रहा है, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर TM है, फिर ये है आपका दोस्तों LIS 4 का कितना है 8.5 है मीटर। LISS 3 का 23 मीटर है। TM का 30 मीटर है। AWIFS का 56 मीटर है यहाँ पर रिजोल्यूशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर, GIS का जनक किसे कहा जाता है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। सुदूर संवेदन तकनीकी होती है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके जनक कौन है? रोजर टॉमलिंसन है। इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, समय सापेक्ष पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण सामुदायिक ढांचे में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो समय के सापेक्ष पर्यावरण में जो आने वाला जो परिवर्तन है उसके कारण सामाजिक ढांचा किस तरीके से बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट में। अनुक्रम हो सकता है या फिर चरमोत्कर्ष हो सकता है, देख लो। ज़्यादातर यहाँ पर सीयर हो गया आपका, अनुक्रम और चरमोत्कर्ष, इन तीनों में आपका यहाँ पर डाउट है। और डाउट तो ज़्यादा में है, तीनों में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लेना। अगला बढ़ते हैं यहाँ पर 34 निम्नलिखित में से प्रतिगमन समीकरण का भाग नहीं है। अवरोधन, ढाल, गुणांक, त्रुटि। ढाल तो होता है यहाँ पर, और अवरोधन भी देखने को मिलता है, त्रुटि सट भी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लेना आप लोग, गुणांक का परिवर्तन जो है ये आपका हो सकता है इसका सही उत्तर। और इसका दोस्तों यहाँ पर त्रुटि शर्त भी हो सकता है। तो इसका भी मैं आपको क्लियर नहीं बताऊंगा, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप इसको भी क्लियर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है, माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के विचारों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा रोकथाम के उपाय के रूप में नहीं माना जाता है? तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, आपने देखा होगा कि माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है ना वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। इसे आपको जरूर याद रखना है कि जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? ज्यामितीय रूप से। और खाद्यान्न कैसे बढ़ेगा? खाद्यान्न दोस्तों, खाद्यान्न बढ़ेगा अंक गणितीय रूप से। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, कौन किस रूप से बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या किसी देश की किसी क्षेत्र की ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, और खाद्यान्न कैसे बढ़ता है? अंक गणितीय रूप से बढ़ता है। जनसंख्या ज्यामितीय रूप से कैसे बढ़ेगी? पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा, फिर 64 होगा, इसी तरीके से होगा। खाद्यान्न यानी अंक गणितीय रूप से कैसे बढ़ेगा? पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जनसंख्या जो ज्यामितीय रूप से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती है किसी क्षेत्र की, ऐसा इन्होंने कहा है। और दूसरा इन्होंने इनको कंट्रोल करने के तरीके बताए हैं यहाँ पर। तो कंट्रोल करने के तरीके यहाँ पर इन्होंने 2 प्रकार से बताए हैं। एक तो आपका निवारक बताया है, निवारक में इन्होंने बताया है दोस्तों, यहाँ पर परिवार नियोजन कर सकते हैं, जो व्यक्ति के हाथ में होता है। तो एक परिवार नियोजन ही होता है, परिवार नियोजन, आप इसको देख लेंगे, परिवार नियोजन होता है। एक आपका अगर नैतिक संयम है तो वो भी इसमें आ जाएगा, नैतिक संयम। दूसरा, अगर विवाह की आयु को हम स्थगित कर देते हैं, विवाह को हम थोड़ा सा स्थगित कर देते हैं, शादी को स्थगित कर देते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। और दूसरा इन्होंने बताया है सकारात्मक पहलू, सकारात्मक नियंत्रण। तो सकारात्मक नियंत्रण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें
इन्होंने उन चीज़ों को बताया है जो व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे युद्ध, जैसे अकाल, जैसे बीमारी। इनके कारण क्या होती है, जनसंख्या फिर से अपनी स्थिति में आ जाती है, कम हो जाती है जो बढ़ी हुई थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आयताकार या बेलनाकार जनसंख्या पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 36 है, आयताकार या बेलनाकार जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? युवा जनसंख्या को, उच्च मृत्यु दर को, बढ़ती उम्र की जनसंख्या को, या निम्न उत्पादकता को? तो दोस्तों जनसंख्या पिरामिड आप इस तरीके से बना देखते होंगे। यहाँ पर इधर मेल दिखाया देता है, इधर फीमेल को दिखाया जाता है, और यहाँ पर जो है आयु वर्ग को दिखाया जाता है। नीचे छोटी आयु वर्ग के लोगों को दिखाया जाता है और ऊपर जो है बड़ी आयु वर्ग के लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो छोटी आयु वर्ग है ये, और यहाँ से उससे थोड़ा सा बड़ी आयु वर्ग होगा, फिर थोड़ा सा बड़ी आयु वर्ग होगा, फिर थोड़ा सा बड़ी आयु वर्ग, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ ऊपर से वृद्ध आयु वर्ग होते हैं। जो इस तरीके से बनता है, जो पिरामिड इस तरीके का बनता है, ऊपर की ओर संकरा होता जाता है, त्रिभुजानुमा बनता है। तो इसको यहाँ पर हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि की, जो वृद्धि का जो पिरामिड है वो यही है। इसमें जनसंख्या बहुत बढ़ती है किसी क्षेत्र की। तो यहाँ पर आयताकार थोड़ी बन रहा है। यह आयताकार कब बनेगा? आयताकार देखो यहाँ पर आयताकार कब बनेगा, जब ये पिरामिड क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर नीचे और ऊपर समान रूप से यहाँ पर जनसंख्या रहेगी। बच्चों में भी समान रूप से रहेगी, वयस्क में भी समान रूप से रहेगी, और वृद्ध में भी समान रूप से रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि आयताकार हो जाएगा पैटर्न इसका। और आपका जो वयस्क है, यहाँ पर इनका प्रभुत्व ज़्यादा रहेगा। इस क्षेत्र में आपको वयस्क ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आपके वयस्क यानी युवा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है ये पिरामिड, आयताकार और बेलनाकार। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा? युवा और युवा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें लगभग जनसंख्या क्या रहती है? स्थिर रहती है। यानी अगर जन्म दर निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है तो यहाँ पर जनसंख्या स्थिर रहती है। और आयताकार और बेलनाकार पिरामिड जो ज़्यादातर विकसित देशों का ही बनता है, इतना आपको ध्यान रखना है। उल्टा पिरामिड जो बनता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जनसंख्या घटती जाती है। वहाँ पर अब जनसंख्या घट रही होती है जहाँ पर उल्टा पिरामिड बनता है। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की जलवायु कैसी है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। भारत की जलवायु यहाँ पर पूछा गया कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, पूरा वर्ड इस तरीके से होता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में मानसून कहाँ से आते हैं? 1 जून से स्टार्ट हो जाते हैं, केरल के तट पर, मालाबार तट पर वर्षा करता है, और ये इस दिशा से आता है, यानी दक्षिण पश्चिमी पवनों से भारत में मानसूनी वर्षा होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में मिलने वाली मिट्टियों में कौन सी कृषि के लिए सही उपयोगी है, अधिक उपयोगी है? तो यहाँ पर ज़्यादा उपयोगी मिट्टी भारत में पूछी गई है, कौन सी है? तो काली अथवा नियमित मिट्टी, कछारी, लाल पीली और दलदली मिट्टी। आपको मालूम है लाल पीली मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, कम होती है। दलदली मिट्टी भी उपजाऊ कम होती है। और काली और नियमित जो मिट्टी है ठीक उपजाऊ होती है। कछारी मिट्टी भी उपजाऊ होती है। कछारी मिट्टी का मतलब होता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। इसको कांप मिट्टी भी कहा जाता है, और इसी को हम बांगर और खादर मिट्टी भी कहते हैं। और इसी को यहाँ पर कछारी मिट्टी भी कहा गया है, जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर कि कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो नदी के अवसाद से इस मिट्टी का यहाँ पर जन्म होता है। तो सबसे ज़्यादा तो ये है उपजाऊ भारत में। और दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो काली मिट्टी या फिर नियमित मिट्टी का स्थान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। असम का प्रसिद्ध अभ्यारण्य कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ये गेंडे के लिए जाना जाता है। गेंडे, एक सींगी गेंडा के लिए इसको जाना जाता है। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सिंदरी में क्या बनता है? तो सिंदरी में क्या बनता है? सिंदरी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। झारखंड, झारखंड कहाँ पर है? धनबाद में है, ये भी आपको आता है। उर्वरक का यहाँ पर जो है वो क्या है, वो आपका एक केंद्र है। उर्वरक बनता है यहाँ पर, और भारत का उर्वरक विभाग जो है वो यहीं पर है, झारखंड धनबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा,
झारखंड का प्रसिद्ध कोडरमा किसके लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जो किसके लिए जाना जाता है? अभ्रक खदान उत्पादन या खदान केंद्र के रूप में अभ्रक का उत्पादन होता है कोडरमा से। और यह जो है झारखंड और बिहार में पाए जाने वाला जो एक पेटी है जो अर्धचंद्राकार रूप में फैली है, अभ्रक की पेटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपको ये भी आता है कि झारखंड बिहार और झारखंड में अर्धचंद्राकार आकृति में जो पेटी फैली हुई है वो किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो अभ्रक। 3 जिले हैं, गया, मुंगेर और हजारीबाग। गया, मुंगेर और हजारीबाग। आप पूरा देख लेना। और ये तो तीनों पेटी हैं इस तरीके से फैली हुई है, अर्धचंद्राकार आकृति में अभ्रक के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ कोडरमा जो है अभ्रक की खदान के लिए जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 42 नंबर है, फरक्का बांध बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये यहाँ पर किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों फरक्का बांध बैराज जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया, या फिर पद्मनी। वैसे तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है, तो गंगा नदी से ही भागीरथी नदी भी निकलती है और पद्मिनी भी निकलती है। तो आप इसको ज़रा एक बार क्लियर देख लेना। वैसे पद्मिनी नदी भी तो गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। तो इन दोनों में आपको यहाँ पर इसको आपको क्लियर करना है और मुझे कमेंट करना है इसका सही उत्तर इन दोनों में से क्या हो जाएगा, भागीरथी या फिर पद्मिनी। फरक्का बांध, मुझे भागीरथी ज़्यादा लग रहा है, तो आप देख लेना। अगला है, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन की तेजी से समृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर कहा गया है जो दक्षिण भारत है वहाँ पर जो है चीनी का उत्पादन बहुत तेजी गति से क्यों हो रहा है? चीनी का बहुत उत्पादन होता है, बहुत उद्योग धंधे वहाँ पर हैं। उसका रीजन पूछा गया है। पहला है प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन, बिल्कुल सही है। गन्ने में शर्करा की अधिक मात्रा होती है वहाँ पर, ये बात भी सही है। निम्न श्रम लागत, ये गलत है। और लंबे समय तक पिराई, ये भी सही है। तो 3 हो जाएगा, 1, 2 और 4। यहाँ पर 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पर, देखते हैं कौन सा कूट यहाँ पर सही हो रहा है। तो चौथा वाला हो रहा है, 1, 2 और 4। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का जो समूह हिमाचल प्रदेश से निकलता है, इनका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है? तो ब्यास, रावी और चिनाब, इन नदियों का संगम कहाँ है? तो इन नदियों संगम नहीं, इन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ये नदियाँ निकलती है ब्यास, रावी और चिनाब हिमाचल प्रदेश से। चिनाब कैसे बनती है? चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के मिश्रण से, योग से बनती है चिनाब। तो ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए आपके पंजाब में आती है और सिंधु नदी से मिल जाते हैं। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से सिंधु में मिल जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न पर, हिमालय पर्वत बनना शुरू हुआ 4 करोड़ 50 लाख साल पहले, जब भारत और यूरेशिया की महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में जुड़ी है, ए और बी दोनों। तो इसमें हिमालय पर्वत कब बनना शुरू हुआ? तो हिमालय पर्वत की जो निर्माण है वो आपका 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो इसके हिसाब से 4 से 5 करोड़ वर्ष में ये आ रहा है, सही है। जब भारत और यूरेशिया की जो महाद्वीपीय प्लेट से आपस में जुड़ी, बिल्कुल सही है। जो भारतीय प्लेट है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई और उत्तर में खिसकी और सीधे यूरेशिया प्लेट से जा टकराई और वहाँ पर इस तरीके से टेथिस महासागर में अवसाद पड़ गई और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ये हमने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पढ़ा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, भारत में भूमि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय कारगर होंगे? तो भूमि संरक्षण के लिए क्या करना होगा भारत में? तो पहला है फसल चक्रण से बचना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बचना लिखा हुआ है, फसल चक्रण करेंगे हम, बचेंगे नहीं उससे। फसल चक्रण करना पड़ेगा क्योंकि जब एक ही फसल को एक खेत में कई समय तक बोया जाता है तो उससे उस खेत की उर्वरा क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए खेतों में फसल चक्रीकरण पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। वनारोपण है, ये हो सकता है कि जो वन होते हैं वो वो क्या करते हैं, वृक्षों की मिट्टी को जकड़े रखते हैं, उनके जड़, और इससे मृदा अपरदन नहीं होता है। तो भूमि संरक्षण से संबंधित है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी नहीं, इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही लेकिन धीरे धीरे उस खेत की उत्पादन क्षमता भी समाप्त होती जाएगी।
अगला है झूम खेती को सीमित करना, बिल्कुल सही है। अगर हम झूम खेती को सीमित करेंगे तो भूमि संरक्षण हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही हो जाएगा 2 और 4। इसका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4। पढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आज टाइम भी इसमें हो गया है इतना, तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, अगले मिलते हैं अगले वीडियो पर। यहाँ पर अगले 20-30 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पार्ट 3 भी लेके आएंगे, फिर वहाँ पर हम आपको सॉल्व करके इन क्वेश्चनों को दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।